हाँ तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी एग्जांपल नंबर 2.14 जिसमें हमें क्या कह रहा है कि फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन। आपने ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करके देना है, यानी कि वी नॉट ऑफ एस ओवर वी आई ऑफ एस मीन्स के आउटपुट ओवर इनपुट वोल्टेज। ठीक है, फॉर गिवन सर्किट, जो आपको सर्किट नीचे दिया गया है। बच्चों देखो ऊपर मेंशन भी है कि ट्रांसफर फंक्शन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये तो लिखा हुआ है, वहां पे तो हमें नहीं ना दिया जाएगा पेपर में। अब ये हम कैसे पहचान कर सकते हैं कि एक एम्पलीफायर इन्वर्टिंग है या नॉन इन्वर्टिंग है? यही दो टाइप्स के आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखो जब आपको इनपुट, जब आपके सर्किट में इनपुट दी गई हो इसके नेगेटिव पोल पे, ठीक है, और दूसरे पोल को ग्राउंड कर दिया गया पॉजिटिव पोल को, तो नेगेटिव पोल को जब इसको इनपुट दी जाएगी ना नेगेटिव पोल पे, तो ये होगा इन्वर्टिंग। अगर पॉजिटिव पोल पे इनपुट दी जाएगी तो ये होगा नॉन इन्वर्टिंग। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और ये भी चीज़ याद रखना, जो इनपुट साइड पे ये जो मतलब के सर्किट पे रेजिस्टेंसेस और कैपेसिटेंस वगैरह लगी होती है ना, ये होती है इनपुट इम्पीडेंस जिसे हम Z1 से प्रेजेंट करते हैं। और जो आउटपुट साइड, यानी जो आउटपुट और इनपुट साइड के दरमियान कॉमन होती है, यानी ये वाला हिस्सा, इसको हम Z2 के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये चीज़ नहीं भूलनी। तो देखो बच्चों, हमारे पास जो हमारा मतलब के रिजल्ट है, आउटपुट है, वो आनी है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, जबकि हमारे पास जो सर्किट दिया गया है उसमें सब कुछ क्या है, टाइम डोमेन में है। तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस फॉर्म में, अपना फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो देखो मैं कन्वर्ट करने लगा हूं, आप ये चीज़ जानते ही होंगे कि एक कैपेसिटर को जब इसकी फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी इंपीडेंस हो जाती है, यानी कि उसकी इंपीडेंस इस फार्मूले से आती है 1/SC। रेजिस्टेंस की आर ही रहती है, वो अपनी एज इट एज अपनी जगह पे कायम दायम रहती है। तो चलो आप बनाते हैं बच्चों। देखो ये सर्किट बनने लगा आपके सामने, ये हो जाएगा अब कैपिटल VI(S). ठीक है, अब ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में चला गया, आगे हमारा आ गया कैपेसिटर। ओके हो गया जी। अब देखो ये जो कैपेसिटर है ना बच्चों, अब आपने ऐसे तो मेंशन करना है, लेकिन 1/SC फार्मूला इस पे लगा के इसकी लिखनी है अपनी इंपीडेंस। तो क्या आएगा एस के साथ, यानी बस ये ज़रब खा रहा है, तो ये बन जाएगा 5.6S माइक्रो, 5.6S माइक्रो, ऐसे बस लिख दो। ठीक है, और कुछ नहीं लिखना आगे, कोई मतलब के यूनिट वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। और नीचे R1 एज इट एज अपनी जगह पे कायम दायम है। इससे बच्चों क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, इससे फायदा क्या होता है। अब इससे ये फायदा देखें, पहले तो मैं कैपेसिटेंस के साथ कोई इसका पैरेलल नहीं था ले सकता। उसकी वजह ये थी क्योंकि वो कैपेसिटेंस था उसको डेरिवेटिव फॉर्म में लिखा जाता है और पता नहीं डिफरेंस फॉर्म होती हैं। लेकिन अब ये दोनों इंपीडेंसेस बन चुकी हैं, यानी ये ऐसे ही जैसे दो रजिस्टर लगे हुए हैं। ठीक है, तो अब मुझे मसला नहीं है, अब मैं वो यानी पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन इन पे अप्लाई कर सकता हूँ। ये आ गया जी। अब देखें आगे आपने वो बना लेना अपना इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ये गलती नहीं करनी यार, ये मुझसे शायद खराब सा बन गया। चले कोई नहीं, यहाँ पे ऐसे माइनस लगाएं और थोड़ा पॉजिटिव नीचे लगा दें, क्योंकि ये मुझसे जल्दबाजी में ना बच्चों यहाँ पे मुझे माइनस लगाना था, यहाँ पे इसकी नोक जो लगानी थी। चले कोई नहीं, इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये ड्राइंग है मेरी, जैसी भी हो कभी कभार हो जाती है गलती। अब यहाँ से ये नोक जाएगी, देखो यहाँ पे। अब ये जो इम्पीडेंस है देखें, ये तो R2 सिंपल, ये तो R2 ही रहेगी जो कि 220 किलो ओम है। लेकिन कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस हो जाएगी 1/SC, यानी कि ये बन जाएगी, सॉरी बच्चों ये अभी भी मिस्टेक है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये ऐसे है देखो 1/SC मीन्स कि ये 1/5.6S, ये ऐसे है, ये गलती से मैंने जल्दबाजी में लिख दिया। देखो इसकी इंपीडेंस है 1/SC के फार्मूले से, C इसका नीचे जब पुट करूंगा तो ये आएगा 1/5.6S, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसके बटे में है। इसको अगर आप ज़्यादा यानी सिंप्लीफाई करना चाहो ना, अभी यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, आपको समझ आ जाती है। ये देखो यहाँ पे भी कैपेसिटर लगा हुआ है ना, जो कि आपके सामने क्या है 0.1 माइक्रोफैरड का। तो ये जब मैं इसकी C तो आपको पता है 1/SC के फार्मूले में से जब पुट करूँगा तो देखो क्या होगा, 1/S इंटू C की वैल्यू क्या है 0.1 माइक्रो। तो ये इससे ज़रब खाने के बाद क्या बना देगा, ये बना देगा हमारे पास 1/0.1 माइक्रो S। 1/0.1 करो तो 10 होता है, तो ये आ जाएगा 10/S माइक्रो, ये निकलेगा। आप कैलकुलेट कर सकते हो इसको कैलकुलेटर पे। 1/0.1 मैंने कर लिया, माइक्रो को नीचे ही रखा, इसको भी नीचे ही रखा। ठीक है, ये काम मैंने किया और ये आ गया आपका आउटपुट V0(S), ये भी फ्रीक्वेंसी डोमेन में चला गया। अब हम बच्चों मैं आपको बताता हूँ, ये देखो ये जो इतना हिस्सा है ना, यानी ये जो इनपुट साइड पे लगा हुआ है, ये हमारा Z1 होता है। ठीक है, और ये जो इतना आउटपुट साइड और इनपुट साइड के दरमियान कॉमन हिस्सा होता है ना, इसे हम कहते होते हैं Z2।
ये है हमारा Z2। और जो हमने इसकी एवरेज निकालनी है इसे हम कहते हैं वोल्टेज गेन भी इसे कहा जाता होता है। हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है बच्चों, सब आप सब ने अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट 2 में, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है वोल्टेज गेन का V0 ओवर VI ना। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए इसका फार्मूला होता है बच्चों -Z2 ओवर Z1, ठीक है। ये इसका फार्मूला। तो मुझे Z2 की वैल्यू चाहिए, देखें Z2 और Z1 की वैल्यू, पहले मैं वो कैलकुलेट कर लूंगा। पहले मैं Z1 की कैलकुलेट करना चाहता हूँ। अब देखें आपके सामने ही है कि ये दोनों आपस में क्या लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं। इन दोनों के दरमियान एक टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो रहा है और एक टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो रहा है, इस कैपेसिटर और इस रेजिस्टर के दरमियान। जब दो इम्पीडेंसेस के दरमियान बच्चों अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन हो तो वो क्या होती हैं, वो पैरेलल में होती हैं। और जब उन दोनों के दरमियान सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन हो तो वो सीरीज में होती है। तो इन दोनों का पैरेलल लिया जाएगा। पैरेलल आपको पता है कैसे लिया जाता है, ऊपर मल्टीप्लीकेशन नीचे सम। तो ऊपर इन दोनों वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, यानी ऐसे 360K मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 5.6S माइक्रो, ठीक है। ऐसे ही बटे में देखो नीचे प्लस हो जाएगा 360K प्लस 1 ओवर 5.6S माइक्रो। ये आपके पास इसका पैरेलल का फार्मूला लग गया। अब आपने इसको नहीं छेड़ना, अब आप सीधा पता क्या करो, देखो Z1 इज इक्वल टू इस ऊपर वाली वैल्यू को बच्चों एज इट एज रहने दो, नीचे वालों का ले लो LCM। देखो क्या आ जाएगा 360K ओवर ये ऐसे आ चुका हुआ 5.6S माइक्रो। और बटे में देखा जाए जब हम इनका LCM लेंगे तो LCM आ जाएगा 5.6S माइक्रो। इसके बटे में कुछ भी नहीं है तो ये पूरे का पूरा इससे मल्टीप्लाई खाएगा। अब मैं आपको ये सारा आपके सामने कैलकुलेटर पे करके दिखाता हूँ। देखें 360K है, मीन्स के 360 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज 3 है, यही है ना। 360K का यही मतलब होगा ना, यानी कि 1000 3,60,000 नहीं 36 लाख यार, हाँ 36 लाख हो जाएगा बिल्कुल, या शायद गलत बोल रहा हूँ। 3,60,000 होगा यार, जितना भी होगा 3,60,000 होगा। अब ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होने लगी है क्योंकि इसके बटे में कुछ नहीं था, ये पूरी टर्म ऊपर ज़रब खाएगी। तो देखो इससे मल्टीप्लाई मैं करवाता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 5.6 और साथ में माइक्रो भी था, ठीक है बच्चों। माइक्रो का मतलब होता है 10 पावर इज -6। ये देखो ये मैंने पूरी टर्म लिख दी, साथ में S था, S ने एज इट एज लिखा जाना साथ में। अब जो भी वैल्यू आती है उसके साथ S लिखा जाएगा। देखो ये क्या आता है 2.016 2.016S प्लस ये 1 एज इट एज आ गया क्योंकि इसके बटे में वो टर्म मौजूद है जिसका हमने एलसीएम लिया हुआ है। तो देखो अब बच्चों इनका बटा सेम होगा, बटे का बटा कट जाता होता है तो ये ऐसे यहाँ से कट जाएगा और हमारे पास ये इसकी वैल्यू आ गई Z1 की 360K ओवर 2.016S प्लस 1। ठीक है, ये मेरे पास Z1 की वैल्यू आ गई। अब मैं Z2 की वैल्यू कैलकुलेट करने लगूँ तो देखें Z2 की वैल्यू आपके सामने कैलकुलेट होने लगी है। अब ये जो ये Z2 की साइड है, यहाँ पे ये दोनों सीरीज़ में है क्योंकि इन दोनों के दरमियान सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन है, तो डेट्स वाई ये दोनों सीरीज़ में हो गए तो ये दोनों जमा हो जाएंगे। तो लिहाजा आ जाएगा R2 प्लस दिस वैल्यू। R2 की क्या वैल्यू है 220 किलो प्लस दिस वैल्यू, तो ये क्या है 10/SC 10/S, सॉरी C नहीं है माइक्रो है। ठीक है, तो अब बच्चों इसका भी हम एलसीएम लेके देख लेते हैं। देखें हमारे पास क्या इसका एलसीएम आएगा, हमारे पास इसका एलसीएम आएगा S माइक्रो। ठीक है, ये इसका एलसीएम बनेगा। अब देखो इसके बटे में कुछ भी नहीं है तो S माइक्रो इसके साथ जाकर ज़रब खाएगा। तो देखो 220K के साथ हम माइक्रो ज़रब करवाएं तो ये आ जाएगा 220, देखें 220 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ था, यही किलो का मतलब है ना। मल्टीप्लाई जब माइक्रो हुआ बच्चों, माइक्रो होता है -6, तो ये ऐसे आ जाएगा। तो ये आता है 0.22, यानी यहाँ पे आ जाएगा 0.22, साथ में ये S भी मल्टीप्लाई होना था तो ये आ गया 0.22S। ठीक है, प्लस 10 एज इट एज, तो ये आपके पास दूसरी टर्म भी आ गई, Z2 भी आ गया, Z1 भी आ गया। अब जाके डायरेक्ट छापो यार वहाँ पे, V0 ओवर VI इज इक्वल टू माइनस Z2 की वैल्यू पहले लिखी हुई है, देखें Z2 की वैल्यू है 0.22S प्लस 10/S माइक्रो। ठीक है, ओके हो गया। अब दूसरी तरफ देखो बच्चों, इसके बटे में था Z1, अगर मैं Z1 को लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई बाय 1/Z1। ठीक है, अब आपको पता है कि यार मल्टीप्लाई बाय 1/Z1 अगर मैं करता हूँ ऐसे मल्टीप्लाई बाय 1/Z1 तो बटे का बटा उलट जाएगा, यानी कि ये देखो 1/Z1 अगर यहाँ पे लिखा जाए तो वो क्या होगा, वो होगा ऐसे, देखो 1/Z1 की क्या वैल्यू है, ये देखें यहाँ पे आई हुई है हमारे पास, ये 360K ओवर
016s प्लस 1, यही आई हुई है ना। तो देखो अगर मैं इसको 1/z1 है ना हमारे पास, तो अगर इसको लिखना चाहूँ यहाँ पे तो ये ऐसे बटेगा बटा उलट जाएगा, यानी ये ऊपर चला जाएगा और ये बटे में रह जाएगा। ये ऐसे आ जाएगा 2.016s प्लस 1 और बटे में आ जाएगा ये 360 के। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करवा दो, माइनस को बच्चों बाहर ही रहने दो। तो ये टर्म पहले आपस में मल्टीप्लाई होगी, तो पहले 0.22s को इससे ज़रब देते हैं, कितना आता है 0.22 मल्टीप्लाई बाय 2.016। तो पहले नंबर पे तो बच्चों मेरे पास आ रहा है 0.44 और इसको एस से ज़रब खाने की वजह से एस स्क्वायर हो चुका होगा। ठीक है, और उसके बाद देखो ये टर्म इससे ज़रब खाएगी तो आ जाएगा प्लस 0.22s। फिर ये 10 इन से ज़रब खाना शुरू करेगा, तो 10 जब ज़रब खाएगा, यार ये ऊपर जगह आ गई है इसकी, तो देखो 10 जब ज़रब खाएगा मेरे पास या एक शरिया आगे बढ़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 20.16s, फिर प्लस 10 आ जाएगा। ठीक है, ये ऊपर वालों का सारा मल्टीप्लिकेशन है और नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया जाए तो देखो माइक्रो और के, ये 10⁻³ दिया इन्होंने, तो 10⁻³ मतलब 1000 से तकसीम, तो ये बच्चों नीचे आने वाला 0.36s ये टर्म बन जाएगी। ये सारा आप कैलकुलेशन ही है आपकी, अब आप कर सकते हो वैसे। बाकी और बात है कि मैंने अपना हक अदा करना है, इसी वजह से मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। तो देखो ये माइनस बाहर ही रह गया, अंदर आप अंदर की कैलकुलेशन करो 0.44s², ये दोनों जमा हो जाएंगे तो देखो क्या बन जाएगा, जमा करके देखते हैं जी। 20.16 में हमने 0.22 जमा करना है क्योंकि ये दोनों टर्म सेम है, तो ये बच्चों आ जाता है प्लस 20.38s और ये 10 एज इट एज आ जाएगा साथ में, और बटे में आपके पास भी टर्म एज इट एज या 0.36s। तो लें जी, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है यहाँ पे। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अब मैंने अपना हक अदा किया, अब आप अपना हक अदा करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।